हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड यानी कि राजकीय निदेशक तत्व से संबंधित हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप टीजीटी पीजीटी आईएएस पीसीएस नेट जेआरएफ किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस से ज़रूर जुड़िए। अगर इस प्रैक्टिस से आज फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं तो इससे पहले इसको मैंने 60 नोट्स पढ़ाया है, यानी कि सारी डिटेल्स में वहाँ पे पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य के निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 तक के मैंने आपको बताया है, भाग 4 में ये बात कही गई है। तो इसका जो भारतीय संविधान में जो है सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य था। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था या फिर सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था या फिर गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना था, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। तो ये देखिए आईएएस क्वेश्चन का ये 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में लाया गया, इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निदेशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? क्या ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? क्या सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है? क्या एक धार्मिक राज्य की स्थापना करता है? क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है? इसका इनमें से क्या एक उद्देश्य नहीं है? तो मैंने आपको बताया था सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है, ये बिल्कुल सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसके बाद जो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करता है, यही बात गलत है इसके में। यानी कि राजनीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में ये तीनों सही है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, इसमें सामाजिक आर्थिक भी सुनिश्चित होता है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना करता है, लेकिन धार्मिक राज्य की स्थापना बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 में राज्य के निदेशक सिद्धांत किस मौलिक अधिकार से भिन्न है। ये जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, ये मौलिक अधिकारों से किस तरह भिन्न है, ये पूछ रहा है। पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। क्या पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोत्तर है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है नहीं है, और ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। ये राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को परिवर्तनीय यानी कि बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निर्देशक तत्व क्या है। वादी योग है, अवादी योग है, कठोर है, लचीले हैं। बहुत ईजी है, मैंने बताया था आपको। मौलिक अधिकार जो था वादी योग था, जबकि नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना ये अवादी योग है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। 5 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है जो कि भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए ना तो एक ना तो दो, यानी कि कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा या कौन से हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। ठीक है, तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय। अब भाग 4 की बात कर रहा है, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व नहीं दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्व है, तो ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। ये वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा लागू बनाने को प्रभावित करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आपको बताना है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे।
इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यानी कि राज्य चाहेगा तो इससे रिलेटेड कानून बना के लागू कर सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन देखिए 2-3 किसमें है, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में आपका 2-3 ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सॉरी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं है। तो इनमें राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट सी हो जाएगा, दोनों सही है। ये जो है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या भी करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि इसमें जो दिया गया है उपबंध ये इसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें क्या करके इसमें कुछ कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में क्या कह रहा है, भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं अनुसूची। तो इसमें कह रहा है कि जो है कल्याणकारी राज्य की जो है उद्घोषणा कौन सा संविधान का भाग करता है। तो मैं बता दूं आपको, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व ही है जो कि समाज के कल्याणकारी राज्य के आदर्श की बात करता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के मध्य समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ठीक है। तो देखिए यूपी लोअर में पूछा गया है, पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, यानी कि इसको पढ़ने के लिए और सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए कितने भागों में, यानी कि कौन कौन से भागों में इसको हम लोग मतलब डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो बता दें कि आपको देखिए समाजवादी भी बांट सकते हैं, उदारवादी भी बांट सकते हैं, गांधीवादी भी बांट सकते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। तो ये जो मैंने वीडियो फर्स्ट जो सारे डिटेल्स हम लोग पढ़े थे उसमें मैं थंबनेल में ही लगा दिया हूँ ये वाला, कि नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी में, उदारवादी में और गांधीवादी में, ठीक है। इसके तहत मैंने सभी आर्टिकल वहाँ पे बताए हैं, कौन गांधीवादी के अंतर्गत आता है, कौन उदारवादी के अंतर्गत आता है, कौन समाजवादी के अंतर्गत आता है। 13 में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया ये पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, अमेरिका से या फिर आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर आपका डियर डी हो जाएगा, यानी कि ये आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया। सेम क्वेश्चन है, आयरलैंड से। तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये कब लिया गया था, 1937 में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ठीक है। 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जबकि मैं बात करूं आयरलैंड संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक विचारधारा, गांधीवादी, मानवाधिकार की सार्वत्रिक घोषणाएं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा था। 15 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के सिद्धांतों का विचार लिया गया है। सेम क्वेश्चन आयरलैंड से, इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपको। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वादी योग है, वादी योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं है, इसमें से आपको बताना है क्या है। ये बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन में तुरंत आपको बताना है आंसर, ठीक है। तो क्या है, ये वादी योग नहीं है, इसको न्यायालय लेके नहीं जा सकते हैं। 17 में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा राज्य के कौन सा संविधान के जो है शासन के लिए आधारभूत है। तो सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन हो जाएगा कि राज्य के निर्देशक तत्व जो होते हैं ये संविधान के आधारभूत होते हैं शासन के लिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है।
तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल 39 में मैंने आपको बताया था समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो ये कह रहा है कि सुनिश्चित किया गया है राजकीय निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 36 से 51 के बीच आपको पता है कि आपके राजकीय निर्देशक तत्व हैं, जबकि मैं 39 में आपको बताया था समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है महिलाओं के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो बिल्कुल नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं है। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है किया गया है, मैंने बताया था आर्टिकल 39 में है। तो देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। तो ये सब जो है मौलिक अधिकार के भी भाग माने जाते हैं, जबकि कानून के समक्ष ये कानून के समक्ष बराबरी, ये तीनों जो है माने जाते हैं कि ये मौलिक अधिकार के हैं। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 39 में, ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। 21 देखते हैं। 21 में क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राजनीति के, नीति निर्देशक सिद्धांत के, या फिर चुनाव आयोग अधिनियम के। ये कह रहा है कि जो मौलिक कि पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैंने बताया था मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 40 मैंने आपको बताया था, जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके वहाँ पर सारी डिटेल्स जो मैंने पढ़ाया है वहाँ पर आप पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन लगाइए, तब देखिए कितना मज़ा आता है आपको प्रैक्टिस सेशन करने में। यानी कि सारी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे, और जहाँ भी जैसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके दिमाग में तुरंत वो क्लिक करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर पढ़िए। अगर फर्स्ट टाइम है तो जाके पढ़ लीजिए, इसके बाद ही प्रैक्टिस सेशन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन 22 देखेंगे हम लोग। 22 में देखिए सेम क्वेश्चन है, बस नेचर बदला गया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य की सरकारों का निर्देश देता है? अभी यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, बस नेचर बदला था क्वेश्चन का, आंसर वही है। तो मैंने बताया आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया था। और ये मैंने बताया था कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और ये मैंने बताया था न्यायपालिका और विधायिका के पृथककरण से संबंधित था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको क्लियर होती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? आर्टिकल 40। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये देखिए 32 मैं बता दूं, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था। पर्यावरण और दुधारू पशुओं से संबंधित है ये 48 आर्टिकल, जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। और 59 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति की व्यवस्था के लिए जो है आर्टिकल 51 है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो है ये हमेशा के लिए फिट हो जाए। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, उक्त में से कोई नहीं। तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, निर्देशक सिद्धांत, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन करता है? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे मैचिंग कराना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सारे आर्टिकल जो मैंने अभी बता दिए, डिफाइन कर दिया, व्याख्या मैंने जो किया हो, अगर आप व्याख्या मेरा ध्यान से सुन रहे हैं तो ये मैचिंग आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं जूम करूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से।
चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए तो बताइए, देखिए ग्राम पंचायतों का गठन मैंने आपको बताया था आर्टिकल 40 में है, तो आर्टिकल 40 में है तो ये 5 हो जाएगा ए का, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समान आचार संहिता, समान आचार संहिता की बात मैंने आर्टिकल किस में बताया था 44 में, ठीक है 44 में, तो इसका 1 हो जाएगा बी का। कृषि एवं पशुपालन अभी मैंने बताया था 48 आर्टिकल में, तो इसका 2 हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 51 में, 50 में है, इसका 3 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो अभी मैंने बताया आपको, ये इसका 4 हो जाएगा। तो देखिए 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 देखिए कहीं पे आपका मिल रहा है, यहाँ पे तो आपका 5 3 मिल रहा है न्यायपालिका का। यहाँ पे देखिए मैचिंग कुछ गलत लग रहा है हमको, तो ग्राम पंचायतों का देख लेते हैं एक बार फिर से। ग्राम पंचायतों का गठन मैंने आपको बताया था 5 में, ठीक है, अनुच्छेद 40 में, बिल्कुल सही है। समान आचार संहिता की बात मैंने की थी आर्टिकल 44 में, ये भी सही है। पशुपालन एवं कृषि से संबंधित था 48 में, ये भी सही है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये आपका 51 में है। मैचिंग तो सही बन रहा है। तो देखिए ग्राम पंचायत का 40 में 5 दिया है, समान आचार संहिता 1 है, 44 दिया है, तो 1 हो गया। कृषि एवं पशुपालन देखिए 2 में है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण देखिए 3 में है, तो 3 हो जाएगा डी का। लास्ट ई का 4 देखिए न्यायपालिका अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास, तो ई का 4 मैंने लिख दिया। तो देखिए 4 लास्ट में ये आ रहा है, बट यहाँ पे मैचिंग आपका गलत दिया गया है। 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, तो बन रहा है आपका 5 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन आप ये उपयुक्त में से कोई नहीं आप टिक करिएगा, ठीक है। तो 5 1 2 3 4 बन रहा है आपका। तो सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करा लीजिएगा, बहुत अच्छा है। देखिए सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग। तो देखिए 40 मैंने ग्राम पंचायत बताया था। 41 क्या बताया था मैंने, काम करने का अधिकार। 44 समान नागरिक संहिता, आचार संहिता भी कह सकते हैं, कृषि एवं पशुपालन। देखिए सेम मिला, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसका मैचिंग जो होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ही हो जाएगा। तो इस रूप से देखें तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना अच्छी बात है, देखिए मैचिंग करना बहुत ईजी है। अगर आप आर्टिकल जान रहे हैं तो मैचिंग जरूर कर पाएंगे। तो देखिए कितनी मैचिंग आया है हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मैचिंग अच्छे से कर ले रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिए हैं सारे आर्टिकल 36 से 51 तक, यानी कि नीति निर्देशक तत्व से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और बार बार रिपीट भी मैंने किया है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो अनुच्छेद 39 का एक क्या कह रहा है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 देखिए ग्राम पंचायतों के गठन का बात करता है, जबकि अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 48 ये देखिए, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपको आर्टिकल 50 में बताया था, जबकि यहाँ पे आर्टिकल 48 दिया, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि ये सही मैचिंग नहीं है और बाकी तीनों सही मैच है, ठीक है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 50 में यानी कि 50 में है। 28 का देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, तो देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। जो मनरेगा है ये कहता है कि एक परिवार जो इसके अंतर्गत परिवार आता है उसको जो है 100 दिन एक साल में कम से कम 100 दिन उसको रोजगार प्रदान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविष्ट है क्या, रोजगार का अधिकार जो है क्या भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकार में है, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रोजगार का प्रावधान किया गया है। तो आपका ये कारण तो गलत हो जाता है, ठीक है, बट ये तो सही है, ये सही है और
आर गलत है। तो देख लेते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अभी मैं मनरेगा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसको कहते हैं, ठीक है, मनरेगा को, ठीक है। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। ये लागू हुआ रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन तक, यानी कि 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी जो संविधान न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य समेत अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 में आर्टिकल कहाँ पे है? 41 में है, ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इसे 41 इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यही प्रावधान इसको करता है। नेक्स्ट देखेंगे 29 है, हम लोग देख लेते हैं 29 में क्या कहा जा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लागू हेतु लाया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया था, तो मनरेगा जो था 48 के तहत लाया गया था। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में भी ये प्रावधान किया गया है कि जो है कि निर्वाह मजदूरी जीवन स्तर और उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं का प्रयास करेगा। तो काम की दशाओं का उचित प्रबंधन जो है आर्टिकल 43 में बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब 45 मैंने बताया था, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है सरकार कुछ शिक्षा या फिर उनकी देख रेख के लिए बनाएगी। और आर्टिकल 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण का प्रावधान किया गया है। 47 में जो है मद्यपान निषेध किया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को याद रखना है। और 43 में जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये काम की दशाओं में जो है मनोनिश्चित दशाओं में निर्वाह मजदूरी जीवन स्तर अवकाश संपूर्ण उपभोग इन सारे से रिलेटेड है। तो 30 का देखते हैं हम लोग। 30 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो मैंने आपको बताया था 39 आर्टिकल 39 मैंने आपको बताया था वो किससे से रिलेटेड है। 39 मैंने आपको बताया था ये ये मजदूरों के उद्योगों से संबंधित है। लेकिन 39A जोड़ा गया आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें जो है स्थापित किया गया कि जो उद्योग होंगे उसमें जो है भागीदारी किसकी होगी? मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 39A के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31 में संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? देखिए सेम क्वेश्चन है 43A। अभी मैंने बताया था 43A में ये कामगारों से रिलेटेड है, जबकि कामगारों की भागीदारी करता है उद्योगों में तो 43A यानी कि 43A है। 32 देखेंगे, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण किससे व्यादेशित होते हैं? संविधान के उद्देश्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 33 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धित करता है? तो आर्टिकल 51 में मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान करता है आर्टिकल 51 में। 34 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पे है? ये सेम क्वेश्चन है, बस नेचर बदला हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? सेम क्वेश्चन है, सी आपका राइट हो जाएगा 35 का। 36 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से रिलेटेड है? ये 51 ही होगा, ठीक है। तो 51 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो है 51 में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। 37 निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान द्वारा निर्देशित तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों के अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान आचार संहिता, उद्योगों में प्रबंधन। तो देखिए इसमें जो जोड़ा गया है मैं आपको बता दूं, इसमें जो जोड़ा गया है इसमें तो सारे चीज़ जोड़े गए हैं, जबकि समान आचार संहिता
ये आपका आर्टिकल किस में है, मैंने आपको बताया था समान आचार संहिता की बात जो करता है 44 है ये आर्टिकल। तो ये जोड़ा नहीं गया, बाकी सारे जोड़े गए हैं, ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता इसमें 39 था, आपको बताया था, ठीक है। और उद्योगों में प्रबंधन की बात करें तो इसमें आर्टिकल 43 था। 38 देखें, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो नहीं जोड़ा गया है। उद्योगों में प्रबंधन एवं कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आर्टिकल 39 देखेंगे, संविधान के किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों के शोषण की बात किया गया है, वहीं पे बात करें तो स्त्रियों के शोषण की बात की गई है, और बात करें तो जनजातियों की यानी कि एसटी की बात की गई है, ठीक है, एससी। और दलितों की बात इसमें नहीं की गई है, यानी कि 4 जो है यहाँ पे नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है जनजातियों के, बच्चों के, स्त्रियों की बात की गई है। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मद्यपान निषेध, ये मैंने बताया था 47 में। गौ संरक्षण जो है 48 में। पर्यावरण संरक्षण भी 48 में है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 40 का। 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मादक पेयों में उपभोग का निषेध करना, ये तो है, जो कि मैंने 47 में बताया है आर्टिकल। गायों बछड़ों से वध का निषेध, ये 48 में मैंने आपको बताया है। पर्यावरण का संरक्षण भी है 48 में, 48 का ए है इसमें, पर्यावरण संरक्षण की बात जो करता है। 16 आयु के कम बच्चों को निःशुल्क, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निम्नलिखित तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध, ये क्या है, ये तो नहीं है आपका। ये क्या है, ये नहीं है, ये तो मौलिक अधिकार में है, आर्टिकल 23 में। मादक पेय और स्वास्थ्य की हानिकारक औषधियों के प्रयोजन एवं भिन्न उपयोग के प्रतिषेध, ये है आपका 47 आर्टिकल में, ये आपके राज्य के निर्देशक तत्व में है। तो ऑप्शन केवल बी आपका राइट हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही है। 43 देखेंगे हम लोग, 43 में क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो कौन से सही है आपको ये बताना है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करता है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करता है, तो ये बिल्कुल नहीं करता है। प्रावधान किया गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतों को संगठित करता है, बिल्कुल है, ये आर्टिकल 40 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था 43 में, ठीक है। आर्टिकल 43 में मैंने आपको बताया था और इसको 40 में बताया था। सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था 47 में। सॉरी, ये मैं 40, हाँ, ये सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक सुरक्षित करना, ये जो है ये आर्टिकल 46 में ही आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन, सॉरी। तो यही ऑप्शन मैं खोज रहा था कि ऑप्शन कहाँ गायब हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो मैं बता दूं इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, 2 और 3। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, 2 और 3 ही केवल सही है, ये
सही नहीं है। यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठित जो है 40 में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आर्टिकल 43 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीव संरक्षण प्रावधान किए गए हैं? केवल राज्य के निर्देशक तत्व में? क्या केवल राज्य के निर्देशक तत्व में ये प्रावधान किया गया है कि और कहीं किया गया है, आपको बताना है। केवल मूल कर्तव्यों में, ए बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी बात कही गई है आर्टिकल 48 का ए में, जबकि ये मूल कर्तव्यों में भी बात कही गई है। ठीक है, मूल कर्तव्यों में भी यह बात कहा गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मूल कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आगे नेक्स्ट अभी आएगा मूल कर्तव्य, इसके बाद तब मैं वहाँ पे बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी जो है वन एवं वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण की बात भी की गई है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन जो होगा सी राइट हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है? राज्य के देश में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ये बिल्कुल सही है। तो जब पहला ही ऑप्शन मिल गया तो हमको और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि यही बात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई है। 46 देख लेते हैं। राज्य के नीति सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब 6 वर्ष की आयु की प्राप्त कर लो, ये सारी बातें की गई है। जबकि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान मौन है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात बिल्कुल नहीं की गई है। अभी मैं आपको बता दूं, प्रौढ़ शिक्षा जो है, इसको जो है इसके बारे में कोई भी आर्टिकल नहीं बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान यानी कि मौन है। सेवन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुक्ति कानून सलाह, समान नागरिक संहिता। तो क्या इसमें से जो है एक जो है बाद में जोड़ा गया था? तो ये क्या निःशुल्क का विधिक सहायता जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, ये आपका सी ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात की जाए तो ये आर्टिकल 39 में जोड़ा गया था। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 50 देखेंगे। 50 में क्या बात कर रहा है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, दूसरा, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों को निर्देश जारी करता है। तो ये भी बात बिल्कुल राइट हो जाती है। तो इस ऑप्शन से आप, इस दृष्टि से आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 2 दोनों सही हैं। 49 देखेंगे हम लोग। 49 मैचिंग कराना है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत लीगल जो सर्विस अथॉरिटीज हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती हैं? क्या 1 लाख से कम वार्षिक आय वालों को, व्यक्ति को, या 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, या फिर 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को, या सभी वरिष्ठ नागरिकों को? तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। दूसरा, इसमें 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो ये इन लोगों को जो है ये सुविधा प्रदान करता है, अथॉरिटी जो है सेवाएं प्रदान करता है। ये देखिए आईएएस के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, आईएएस प्री 2020 का ही क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं। जैसे महिला और बच्चे भी आते हैं, SC ST भी आ जाते हैं इसमें, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से दिव्यांग, बहुत सारे जो है इसमें आते हैं। 50 देखते हैं हम लोग।
शायद 55 ही क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है। इनमें से कौन राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध है, बिल्कुल है। 47 में काम का अधिकार है, बिल्कुल है। समान कार्य समान वेतन। सूचना का अधिकार नहीं है, तो ये सूचना का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार कहाँ है, ये भी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में जोड़ा गया था, तो ये एक अधिनियम है, ठीक है। तो ये 2005 में आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, ठीक है। ये आर्टिकल 19(1) में इसका जो है उल्लेख मिलता है। तो ये सूचना का अधिकार आर्टिकल 19, ये मौलिक अधिकार जो है 19(1) के ए में जो है इसका जो है निहित माना गया है सूचना के अधिकार को। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? सामान्य नागरिक संहिता, यही तो है, फर्स्ट ही आपका मिल जा रहा है। तो प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ समानता, ये सारी जो है मौलिक अधिकार हैं। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के नीति सिद्धांतों के विषयों में पहचान कीजिए। मद्यपान निषेध, ये है 47 आर्टिकल में। फैक्ट्रियों खानों में बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध क्या ये बात कही गई है? तो ये बात बिल्कुल नहीं है, ये आपके मौलिक अधिकार में है। बेकार एवं बलात्कार श्रम निषेध, ये भी मौलिक अधिकार में है। और अस्पृश्यता निषेध, ये भी मौलिक अधिकार में बात किया गया है। तो फैक्ट्रियों में कारखानों में बाल श्रम निषेध, ये आर्टिकल 23 में बात की गई है शायद, हाँ 23 में और 24 में ये दोनों बातें कही गई हैं, ठीक है। अस्पृश्यता आर्टिकल 47 में बात की गई है। तो इस रूप में आपका केवल ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा, केवल 1 ही सही है, जो कि 47 में बात की गई है मद्यपान निषेध से। फिर देखते हैं 53 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये तो बात मतलब कि निम्न में से कौन एक राज्य के निर्देशक तत्वों में नहीं है? कि तो राज्य निर्देशक तत्वों में है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात आर्टिकल 39 में किया गया है, पुरुष और महिलाओं के। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी बात कही गई है, ठीक है। तो 39 में ही ये रिलेटेड है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 में है, जो कि आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो जाता है। काम हेतु न्यायसंगत मनोचित दशाओं में रहने की जो आज़ादी है, ये 42 में बताया गया है। 54 देखते हैं, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसका है? अंबेडकर का है, क्या मुंशी का है, राजेंद्र प्रसाद का है, या केटी शाह का है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये केटी शाह का स्टेटमेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है या भुगतान किया जाता है। 55 देखेंगे, 55 में भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, मूल अधिकार की बात किया जाए तो ये आपका आर्टिकल मैंने बताया था 12 से 35 तक है। मूल कर्तव्य की बात किया जाए तो 51A में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक की बात किया जाए तो ये 36 से 51 के मध्य बताया गया है। तो भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त में से कौन से पूरे होते हैं? तो कौन से जो है ये संविधान के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के लिए पूरे होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सामाजिक आर्थिक मैंने आपको बताया था क्या होगा, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व। केवल 3 ऑप्शन आपका मतलब 3 ही सही है, केवल तीसरा ही सही है। और आज इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट ही क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपका जो है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये 51 नहीं 41 के अंतर्गत ये बताया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 है आर्टिकल, ठीक है 39। तो 39 में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। समान नागरिक संहिता, तो ये आर्टिकल 44 में मैंने आपको बताया था।
छोटे परिवारों का मानदंड ये नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है क्या है, कौन सा आपका जो इसमें से सही सूचीबद्ध है, यानी कि कौन इसमें सही है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए 2 ही आर्टिकल आपको लग रहे हैं, तो बी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। तो 39 में बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता 44 में बताया है, जबकि छोटे परिवारों का मानदंड इसमें बात नहीं की गई है। और ये मातृभाषा में शिक्षा की बात जो करता है, ये आर्टिकल 350 क में बताया गया, 350 के क में बताया गया है। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा होगी वो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, 350 क में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन केवल राइट क्या हो जाएगा आपका, बी ही राइट हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तो देखिए सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा आपके लिए। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आपके किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, नेट, जेआरएफ हो, या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो इससे रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस वाइज पढ़ा रहा हूँ। यानी कि आपका एक सिलेबस वाइज, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के साथ साथ जो है उसके पहले मैं शॉर्ट डिटेल्स पढ़ाता हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। इससे पढ़ाने से मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि मैं शॉर्ट डिटेल्स इसीलिए डालता हूँ कि आपके जो है कॉन्सेप्ट, केवल अगर मैं प्रैक्टिस से डालूँगा तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ाता हूँ, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो ये सेशन आपके लिए कितना अच्छा रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो और चाहते हैं कि अगर किसी और को इसका फ़ायदा मिल जाए तो उसके पास ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा किसी ग्रुप में, या फिर जो भी बनाए होंगे ग्रुप में से, फेसबुक पे हो या फिर टेलीग्राम पे हो, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 51A का पढ़ने वाले हैं, यानी कि भाग 4 का मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।